स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। मुझे खेद है काफ़ी देर इंतज़ार करवाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक्चुअली 2 दिन तो लग गए ढूंढने में कि कौन सी कहानी शुरू करूं, क्योंकि 2-3 कहानियां मैंने छांट रखी थी, लेकिन फिर वो अब आप लोगों ने तो वो जो काव्य लोक पर है उस पर भी क्वेश्चन उठा दिए, तो इसलिए ढूंढ कर लाया हूं। उम्मीद है ये कहीं नहीं है। आज हम शुरू कर रहे हैं कहानी कागजी शेर। देर से शुरू करने का एक दूसरा कारण ये भी है कि सर्दियों का नुकसान है दरअसल ये। दिक्कत ये है कि रात को, क्योंकि मैं तो रात को ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और जो हमारे जो लैंडलॉर्ड साहब हैं उन्हें ज़्यादा देर मतलब रात की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है तो उन्हें घबराहट होती है। उन्हें डर लगता है कहीं कोई चोर न चोर न उनके घर के बाहर बोल रहा हो, तो इसलिए खैर चलिए बाकी बातें बाद में। शुरू करते हैं कागजी शेर भाग 1। मुंबई में जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, अब हमें जोगेंद्र नगर वापस जाना चाहिए। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा तो जगमोहन पुनः कह उठा, 15 दिन बीत चुके हैं, ये काफी ज्यादा वक्त है। ठीक कहते हो, देवराज चौहान ने कहा। जगदीश लाल को जोगेंद्र नगर फोन करके देखो, सारी पोजीशन तो वही बता पाएगा। जगमोहन ने जोगेंद्र नगर जगदीश लाल को फोन करके उससे बात की। जगमोहन की आवाज सुनते ही उधर से जगदीश लाल ने तेज स्वर में कहा, मैं तो परेशान हो गया था कि तुम लोगों का फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास। हमने कहा तो था फोन हम करेंगे। वो तो ठीक है, पर इन बातों को छोड़ो। अब जोगिंदर नगर में हालातों का क्या हाल है? बहुत बढ़िया। 2-4 दिन शोर शराबा हुआ, फिर सब ठीक होता गया। हफ्ते भर से शांति है। मतलब कि हम वहां पहुंचकर आगे का काम कर सकते हैं। क्यों नहीं, जल्दी आ जाओ। बहुत उतावले हो रहे हो। जवाब में जगदीश लाल के हंसने की आवाज आई। फिर बोला, कब आ रहे हो? जल्दी। कहने के साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रखकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान उनकी बातें समझ गया था। जगदीश लाल बुला रहा है, जल्दबाजी न कर रहा हो। वो बच्चा नहीं है। जगमोहन मुस्कुराया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कुछ देर चुप्पी रही। अगर तुम ठीक समझो तो हम 1-2 दिन और रुक सकते हैं, जगमोहन ने कहा। मुझे तो लग रहा है कि जगदीश लाल से ज्यादा जल्दी तुम्हें है वहां पहुंचने की। मेरा बस चलता तो 15 दिन पहले ही मैं वापस ना हो गया होता। जगमोहन मुस्कुराया। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर उठते हुए बोला, 2-3 दिन बाद जोगिंदर नगर चलेंगे। जगमोहन ने सहमति में सिर हिला दिया। अगला दृश्य। जोगिंदर नगर 10 मील के दायरे में अलग थलग बसा छोटा किंतु खूबसूरत पैसे वाला शहर। देश के अधिकतर बड़े घरानों ने इस शांत शहर में अपने काम धंधे खोल रखे थे। यूं इसे व्यावसायिक शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़े बड़े शानदार बंगले जैसे इस शहर की शान थे। देसी विदेशी कीमती कारें सड़कों पर दौड़ती नजर आती थी। देश के दौलतमंद घरानों ने यहाँ पांव क्या फैलाए, उसके बाद तो नेता और अभिनेता भी यहाँ अपना ठिकाना बनाने लगे। पैसे वालों का शहर था जोगिंदर नगर। साधारण मध्यम वर्गीय लोग भी यहाँ रहते थे। उनका रहना जरूरी भी था, क्योंकि इन लोगों के बिना पैसे वाले लोगों का काम कैसे चलता। हर तरह के लोगों का बसेरा हो चुका था जोगिंदर नगर में। परंतु छोटा सा शहर था पैसे वालों का ही।
जगमोहन और जगदीश लाल की बातों वाले दिन जोगिंदर नगर में ही इस कॉलोनी के पुराने किंतु शानदार बंगले के सामने 40 बरस का आदमी और करीब 15 बरस का उसका बेटा खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था उन्हें वहां खड़े खड़े। जिस बंगले के सामने वो खड़े थे उसके बड़े से गेट के बाहर ताला लटका हुआ था। सफेदी हुआ वो बंगला नया होने के अंदाज में ही चमक रहा था। उस बंगले के दाएं बाएं दोनों तरफ बंगलों की कतारें जा रही थी। सामने सड़क थी। सड़क पार बहुत बड़ा मैदान था और वहां बोर्ड लगा था, खेल परिसर। इस मैदान में अक्सर युवक या बड़े बुजुर्ग मैच के रूप में कोई ना कोई खेल खेलने आते रहते थे और तब वहां मेला सा लगा महसूस होता था। खेलने वालों के परिवार भी दर्शक के रूप में मैदान में आ जमते थे। इस वक्त मैदान रह रहकर धूप में चमक उठता था। आसमान में बादल टहल रहे थे। बादलों का कोई टुकड़ा सूर्य के सामने आता तो हर तरफ छांव सी नजर आने लगती। इस वक्त मैदान खाली था। पापा, वो युवक कह उठा, किस पागल को आपने वक्त दे दिया है? हम क्या सारा दिन यहीं खड़े रहेंगे? शांत रहो टोनी, उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। जिंदगी में सब्र होना बहुत जरूरी है। मेरे में आप जितना सब्र नहीं है पापा। वो देखो, आ रहा है, उस व्यक्ति ने कहा। टोनी और उस व्यक्ति की निगाह सामने से आती कार पर जा टिकी, जो कि पास आते धीमी हो रही थी। फिर उनके पास आकर रुक गई। कार को 60 बरस का बूढ़ा व्यक्ति चला रहा था। वो बाहर निकला और मुस्कुराता हुआ उनके पास पहुंचा। मुझे आशा थी मिस्टर मोदी आप पहुंच गए होंगे। घड़ी मिला लीजिए, मैं पूरे वक्त पर पहुंचा हूं। वक्त पर? मोदी के माथे पर बल पड़े। तुम पूरा आधा घंटा लेट पहुंचे हो। क्यों मजाक करते हैं आप? बूढ़ा दांत फाड़ उठा। उसने घड़ी घड़ी बंधी कलाई आगे की। देखिए, 12:30 हुए हैं और यहां हमारे मिलने का वक्त 12 बजे का था। 12 का? ओह, मैं तो सोच रहा था कि 12:30। पापा, टोनी बोला, काम की बात करो। मोदी ने उस बूढ़े को देखा तो बूढ़ा फौरन कह उठा, आइए आइए, मैं आपको बंगला दिखाता हूं। कहते हुए उसने जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली और गेट की तरफ बढ़ा। आधा जोगिंदर नगर मैंने ही बिकवाया है। सब जानते हैं मुझे। यहाँ का सबसे पुराना प्रॉपर्टी डीलर हूँ। क्या फिल्म वाले, क्या बड़े बड़े उद्योगपति, सब मेरे पास आते हैं जब जोगिंदर नगर में इन्हें कहीं कुछ खरीदना बेचना होता है। उसने गेट पर ताला खोला और आगे बढ़ता क्या उठा, आपने भी मेरा नाम किसी से सुना होगा, तभी मुझे फोन किया कि आप कोई शानदार बंगला खरीदना चाहते हैं। इस बंगले को देखिए। ये 1950 में सुरेंद्र नाथ ने बनवाया था, मशहूर करोड़पति। नाम जरूर सुना होगा आपने। शानदार बंगला है ये। इसमें आपको बीते जमाने की झलक भी मिलेगी और नए जमाने का अंदाज भी। 4 साल पहले ही इसको सुरेंद्रनाथ के बेटों ने तोड़ फोड़ के बहुत बढ़िया ढंग से अपने रहने के लिए तैयार किया था। फिर भाइयों में पटी नहीं और इसे बिकने पर लगा दिया। इसे खरीद कर आप जरा भी घाटे में नहीं रहेंगे। सच बात तो है कि उन भाइयों की बेवकूफ़ी की वजह से ये बहुत सस्ते में बिक रहा है। इस बंगले में कई ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में सुनकर आपको अच्छा लगेगा। वो कहता जा रहा था, बंगले की तारीफें करता जा रहा था, इस तरह कि जैसे शहर में एकमात्र शानदार बंगला यही हो। वैसे बंगला बुरा नहीं था, शानदार तो था ही। गेट से भीतर लाल बजरी की सड़क मुख्य द्वार तक जा रही थी, जिसके दोनों तरफ बाग जैसी जगह थी, परंतु इस वक्त उजाड़ सी पड़ी थी, देख रेख नहीं हुई थी। बाहर बहुत खुली जगह थी। 4-5 पेड़ भी लगे हुए थे, जिनमें से 2 तो बहुत घने थे। प्रॉपर्टी डीलर ने चाबी लगाकर मुख्य द्वार खोला और भीतर प्रवेश करता बोला, ये देखिए,
कितना शानदार ड्राइंग हॉल है, खुला और चौड़ा। यहाँ पर तो क्रिकेट खेली जा सकती है। तब शीशे अवश्य टूट जाएंगे। आज के बने बंगलों में इतना बड़ा ड्राइंग रूम नहीं होता। इसकी दीवारें भी बहुत मोटी हैं, जैसे कि पहले के वक्त में बनाई जाती थी। आजकल तो एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस मकान में लकड़ी का बहुत ही दुर्लभ किस्म की लगाई गई है। आजकल तो इस लकड़ी को लगवाने का सोचा भी नहीं जा सकता। और फर्श के लिए पत्थर तो सुरेंद्रनाथ ने खास तौर से राजस्थान के मकराना की खान से निकलवाया था। ऐसी चीजों का बहुत शौकीन था सुरेंद्रनाथ। उसने अपने बंगले में बढ़िया से बढ़िया काम करा रखा है। आगे चलिए। प्रॉपर्टी डीलर मोदी और उसके बेटे को सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर ले आया। ये 3 मंजिला बंगला है। ऐसा बंगला दूसरा तो आपको मिल ही नहीं सकता। इसकी रेलिंग देखिए। लाखों रुपया खर्च करके भी आज नहीं बना सकते। पहले के कारीगर तो पहले के ही होते थे। क्या डिजाइन है! मैंने तो ये डिजाइन कहीं भी नहीं देखे, पुराने बंगलों में भी नहीं। बेडरूम का साइज देखिए, सब बहुत बड़े हैं। एक साथ 4-4 बेड रखे जा सकते हैं। आजकल के बने बेडरूम में बेड बिछा दिया जाए तो चलने की जगह नहीं बचती। फर्श का तो सच में जवाब नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर ने मोदी और उसके बेटे को उस मंजिल पर बने 7 बेडरूम दिखाए। ऐसे ही 7 बेडरूम ऊपर की मंजिल पर है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि हर बेडरूम के साथ बड़ा बाथरूम अटैच है। इस इलाके में पानी की और बिजली की परेशानी कभी नहीं होती, क्योंकि 8 बंगलों की दूरी पर चुनाव जीते पुरी साहब रहते हैं। उनके होते हुए बिजली पानी की कोई परेशानी नहीं। बाहर साफ सफाई भी बढ़िया होती है। कोई रिश्तेदार आएगा तो सफाई सफाई से अवश्य प्रभावित होगा। यहाँ रहने से आपकी इज्जत बढ़ेगी। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें दूसरी और तीसरी मंजिल भी दिखाई। ये देखिए। वो उन दोनों को कमरों के बीच बनी लिफ्ट के पास ले जाकर बोला, ऊपर नीचे के लिए सीढ़ियों पर अपनी टांगें नहीं तोड़ानी पड़ेंगी। यहाँ लिफ्ट है। यूं पुराने तो क्या, नए बंगलों में भी लिफ्ट नहीं के बराबर मिलती है। सुरेंद्रनाथ शौकीन आदमी था। दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी। आइए, मैं आपको तीसरी मंजिल पर कुछ और भी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर उन्हें सीढ़ियों के रास्ते ऊपर ले जाने लगा। क्या आप इस शहर में नए आए हैं? पुराने हैं, मोदी बोला। देखा नहीं आपको कभी। नाम क्या है आपका? विकास मोदी। मिस्टर विकास मोदी? प्रॉपर्टी डीलर सीढ़ियां चढ़ते बोला। मोदी से ध्यान आया कि जोगिंदर नगर में बहुत ही मशहूर हस्ती है, रीना मोदी, मुंबई की नंबर 1 अभिनेत्री। यहाँ उसने बहुत ही शानदार बंगला बना रखा है। अपने पति और बेटे के साथ यहीं घर बना रखा है। आजकल अखबारों में आ रहा है कि वो किसी दूसरे के प्यार में पड़ गई है और अपने पति से तलाक ले रही है। ठीक लिखा है अखबारों में। विकास मोदी मुस्कुराया। टोनी ने बुरा सा मुंह बनाकर चेहरा फेर लिया। आपको कैसे पता कि ठीक लिखा है अखबारों में? क्या आप अखबार में काम करते हैं? मैं ही रीना मोदी का पति विकास मोदी हूं। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा प्रॉपर्टी डीलर ठिठका और गर्दन घुमाकर अजीब सी नजरों से विकास मोदी को देखा। ओह, मुझे मालूम नहीं था कि आप ही वो मोदी हैं। आपसे मिलना मेरे लिए हैरानी का विषय है। ये साहबजादे आपके और आपकी हीरोइन पत्नी के बेटे हैं? हाँ। तलाक हो गया क्या? हो जाएगा। ज्यादा सवाल मत पूछिए। इंटरव्यू देने की मेरी इच्छा जरा भी नहीं है। मेरा इरादा भी नहीं है। ये सवाल तो मैं यूं ही पूछ बैठा था। पापा, ये आदमी बोलता बहुत है। आगे आगे चलता प्रॉपर्टी डीलर कह उठा, बोलना मेरे काम का हिस्सा है। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं।
वो तीसरी मंजिल पर बेडरूम की बगल में बने दरवाजे के पास पहुंचे, जिसके ऊपर आदमकद शीशा लगा हुआ था। शीशा पुराना था, परंतु एकदम बढ़िया अक्स दिखा रहा था। इस बेडरूम के उधर छोटा कमरा है, अभी दिखाता हूं। वहां पर 8 टीवी स्क्रीन लगा रखी हैं, जहां से आप बंगले का सारा दृश्य देख सकते हैं। स्क्रीनों पर दृश्य बदलते रहते हैं। दृश्यों को फिक्स करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इस बारे में बाद में बताऊंगा, पहले ये कमरा देखिए। प्रॉपर्टी डीलर ने शीशे वाला दरवाजा खोला, जो कि स्टील का बना हुआ था। उसके पीछे स्टील की मोटी चादर की दीवार थी, परंतु वो पूरी बंद न थी। प्रॉपर्टी डीलर ने हाथ से चादर के दरवाजे को धकेला तो पूरा खुल गया। आगे 15 बाय 20 फीट का कमरा था। प्रॉपर्टी डीलर के पीछे वो भी भीतर प्रवेश कर गए। वो पूरा कमरा स्टील का बना हुआ था, फर्श और छत को छोड़कर। ये खास कमरा है, सुरेंद्रनाथ का जवाब नहीं था। हर तरफ से सोच कर चलता था। इस कमरे को बनवाने में उसने बहुत पैसा लगाया, सिर्फ इसलिए कि कभी बंगले में चोर आ जाए या किसी तरह का उसे खतरा हो तो यहां पर छिप सके, खतरे से बच सके। यहां भी टीवी सर्किट है, यहां से पूरे बंगले की हरकतें देखी जा सकती हैं। माइक भी है, किसी से बात करनी हो तो माइक ऑन करके बात की जा सकती है। ये टेलीफोन लाइन है, अलग से है। इस बंगले की किसी लाइन से इस फोन लाइन का मतलब नहीं। इस बंगले का सबसे दिलचस्प कमरा है ये। बंगला खरीदने के बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। विकास मोदी और टोनी ने वो सारा कमरा देखा। कमरे में एक तरफ डिब्बों के रूप में कबाड़ पड़ा था, थोड़ा बहुत अन्य तरह का सामान पड़ा था। यह खास कमरा इस वक्त स्टोर जैसा बना हुआ था। प्रॉपर्टी डीलर बोला, अगर आप इस कमरे को भीतर से बंद कर लेते हैं तो कोई भी भीतर नहीं आ सकता। मोटे स्टील का दरवाजा है और ऐसी ही दीवारें हैं। फर्श और छत मजबूत लेंटर की है। असंभव है कि इसमें कोई रास्ता बनाकर भीतर आ जाए। इसे तो छोटा सा सुरक्षित किला ही समझिए। पापा, टोनी बोला, मुझे ये कमरा अच्छा लगा। विकास मोदी ने प्रॉपर्टी डीलर को देखा। दरवाजा बंद कैसे होता है? ऐसे। वो आगे बढ़ा और दरवाजे के पास ही लगा स्विच दबा दिया। दरवाजा फौरन बेआवाज बंद होता चला गया। वो स्लाइडिंग डोर था। उस तरफ छोटा सा बाथरूम भी है। कभी इस कमरे में रहने की नौबत आए, चंद घंटे बिताने पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं। ये दरवाजा बिजली से चलता है? विकास मोदी ने पूछा। हाँ, ठीक समझे। बिजली बंद भी हो सकती है, बाहर से कोई बंद भी कर सकता है। ऐसे में जो भीतर होगा वो देर सवेर मर जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर मुस्कुराया। बिजली बंद होते ही इससे अटैच बैटरी चालू हो जाती है। बैटरी भी इसी कमरे में रखी जाती है। कोई खतरा नहीं। भीतर मौजूद व्यक्ति जब चाहे दरवाजे को खोल या बंद कर सकता है। गुड, टोनी ने सिर हिलाया। पापा, मुझे ये बंगला पसंद है, लेकिन ये साहब कीमत ज्यादा बता रहे हैं। मैंने तो अभी कीमत बताई ही नहीं, प्रॉपर्टी डीलर बोला। मैं जानता हूं कि आप कीमत ज्यादा बताएंगे, और हमने दूसरा बंगला भी देख रखा है, वो खरीद लेंगे। पापा, कीमत कम हो तभी लेना, वरना हम दूसरा बंगला ले लेंगे। कहने के साथ ही टोनी बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद विकास मोदी और प्रॉपर्टी डीलर टोनी के पास पहुंचे, जो नीचे हॉल में खड़ा था। बात नहीं बनी पापा, टोनी बोला। चलो, दूसरा बंगला खरीद। बात बन गई है, विकास मोदी ने कहा। कीमत ठीक है। हम 3 बजे तक पैसे देकर ये बंगला खरीद लेंगे। कागजात हो जाएंगे। कल सुबह से ही हम यहीं रहेंगे। अगला दृश्य। अगले दिन।
12 बजे तक बंगले में उनकी ज़रूरत का सामान पहुंच गया था और मुनासिब जगह पर रख भी दिया गया था। सामान लाने वाले 8 लोग थे। उन्होंने ही ये सारा काम निपटाया और चले गए। विकास मोदी ने तीसरी मंजिल पर ही रहना ठीक समझा, जहां वो खास कमरा था। टोनी को तीसरी मंजिल पर रहने में कोई एतराज नहीं था। अलग अलग कमरों में उन्होंने अपने डबल बेड रखे। पापा, मैं बंगले में लगे टीवी सर्किट को ऑन करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये ठीक होगा? अभी पता चल जाएगा। उसी पल विकास मोदी के मोबाइल फोन की बेल हुई। कहो। स्क्रीन पर आया नंबर देखकर विकास मोदी ने बेहद शांत स्वर में बात की। टोनी उसे ही देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ और मशहूर अभिनेत्री रीना मोदी थी। पता चला तुमने बंगला खरीद लिया है? रीना मोदी की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। टोनी तुम्हारे साथ है? हाँ। सप्ताह बाद तुम्हें तलाक के कागजात पर साइन करने हैं। कुछ चुप्पी के बाद रीना मोदी का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा आशिक कैसा है? बकवास मत करो, मेरा कोई आशिक नहीं। मैं वीनू की बात कर रहा हूं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? रीना मोदी की झुंझलाहट भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। वो मेरे से 10 साल छोटा है। हमारे बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं है। फिल्म के संबंध में हम मिले थे। अब तो शूटिंग पूरी होने वाली है। प्रेस वालों ने कुछ भी लिख दिया और तुमने मान लिया। मेरे दोस्त ने मुंबई से तुम्हारे और वीनू के फोटोग्राफ्स भेजे। वो सब फिल्म का हिस्सा। मैं कैसे मान लूं, जबकि उन तस्वीरों के दम पर पता किया किसी ने, उन लोगों से जो इस फिल्म से जुड़े हैं। तस्वीरें देखकर वो कहते हैं कि फिल्म में ऐसा कोई सीन शूट नहीं किया गया। तुम्हें गलत बताया गया है। किसी को क्या पता कि कौन कौन से सीन शूट किए गए हैं। शूटिंग अंतिम चरण में है। अभी तो प्रिंट तैयार नहीं हुआ। डबिंग भी बाकी है। और तुम। जो सच है वो सामने आ जाएगा। इस वक्त मैंने तुम्हें टोनी के लिए फोन किया है। तुम मेरे बेटे को इस तरह अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो बच्चा नहीं है। अपनी मर्जी से मेरे साथ। वो बच्चा ही है। तो ले जाओ उसे। टोनी जिसके साथ रहना चाहता है बेशक रहे। मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं लाया। मेरी तरह वो भी तुम्हारी फिल्मों से तंग आ चुका है। विकास मोदी ने गंभीर स्वर में कहा। ये मेरी जिंदगी है। रीना मोदी चीखी। कौन रोक रहा है तुम्हें अपनी जिंदगी बिताने को? इधर हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सप्ताह बाद कोर्ट में ही मुलाकात होगी। तलाक के कागजों पर साइन कराए जाएंगे। टोनी के बारे में जो कहना होगा कोर्ट में कहना। कहने के साथ ही विकास मोदी ने फोन बंद करके जेब में डाला। टोनी उसे ही देख रहा था। क्या मैं तुम्हें अपने साथ लाया? विकास मोदी ने पूछा। मैं अपनी इच्छा से आपके साथ आया हूं पापा। जब अपनी मां से मिलो तो ये बात उसे अवश्य बताना। अगला दृश्य। इसी दोपहर देवराज चौहान और जगमोहन जोगिंदर नगर पहुंचे। शाम होने जा रही थी। सूरज पश्चिम की तरफ सरकता पीला और सुर्ख सा हो रहा था। जगमोहन ने फोन बूथ के सामने कार रोकी। जगदीश लाल से बात करके आता हूं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन ने फोन बूथ पर जाकर जगदीश लाल का नंबर मिलाया। हेलो। जगदीश लाल की आवाज कानों में पड़ी। नींद में है? क्या बात करता है? बाजार में हूं। तू सुना, कब आ रहा है? मैं आ चुका हूं। साथ में देवराज चौहान भी है। जोगिंदर नगर से बोल रहा है? हाँ। खूब। फिर तो मजा आ गया। आज रात निपटा दें काम को।
फोन पर ही सब काम करेगा क्या? जगदीश लाल के हंसने की आवाज आई। मेरा बस चले तो फोन पर ही सब निपटा दूं। मेरे पास आ जाओ। तू है किधर? घर पर ही आ जाओ। मैं उधर ही पहुंच रहा हूं। ठीक है। जगमोहन ने रिसीवर रखा और बाद में देवराज चांद के पास कार में आ बैठा। मिला जगदीश लाल, हमारे स्वागत के लिए अपने घर पहुंच रहा है। देवराज चांद ने सिर हिलाया तो जगमोहन ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हमारे आने पर वो बहुत खुश है, जगमोहन ने कहा। 80 करोड़ की दौलत है, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। इतने दिन उसने कठिनता से बिताए होंगे। उसने क्या, मैंने भी कठिनता से बिताए हैं। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अब तो कोई परेशानी नहीं आएगी, जगमोहन बोला। नहीं। मतलब कि आज रात हम वहां से 80 करोड़ उठा लेंगे, जगमोहन जल्दी से बोला। आशा तो है। अगला दृश्य। शाम 6 बजते बजते जोगिंदर नगर पर घने काले बादलों का डेरा पड़ गया। सूरज अचानक ही जाने कहाँ छिप गया। अंधेरा सा महसूस हुआ। ठंडक आ ठहरी। बिजली चमकी और फिर रिमझिम बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ देर बाद मूसलाधार बरसात की झड़ी लग गई। देवराज चौहान और जगमोहन तब तक जगदीश लाल के घर पर पहुंच चुके थे। 50 बरस का जगदीश लाल देखने में ठीक ठाक ही था, लेकिन हरामीपन कूट कूट कर भरा हुआ था। सारी जिंदगी इधर उधर की हेराफेरियों में फंसकर बिता दी, परंतु तब भी मजेदार जिंदगी नहीं बिता पाया था। महीना भर पहले ही उसकी मुलाकात जगमोहन से जोगिंदर नगर में ही हुई थी, और सिलसिला बनते बनते ऐसा बना कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। जगदीश लाल को अब हर तरफ लाल हरे नोट ही नजर आ रहे थे। जगदीश लाल के छोटे से घर में उसकी ही उम्र का एक व्यक्ति मौजूद था। उसके सिर के बाल लाल से हो रहे थे। सफेद बालों पर वो मेहंदी का इस्तेमाल करता था। रंग काले तवे जैसा था। चेहरा सख्त। आंखों से लगता था जैसे वो रोज ही शराब पीने का आदी हो। 5'5" का कद होगा। गोल गोल सा था। हर वक्त कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगता था, या फिर उसकी शक्ल ही ऐसी थी। बनियान के नीचे उसने घटिया सा पजामा पहन रखा था। आओ आओ। उन्हें भीतर प्रवेश करते पाकर जगदीश लाल ने दांत फाड़कर कहा। बहुत देर कर दी आने में। मैं तो कब से तुम्हारे आने की राह देख रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उस व्यक्ति पर जा टिकी। ये कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। ये बसंता है। बसंता? हाँ, अपना ही है। चिंता की कोई बात नहीं। मेरे हरिपुर से आया है। गली में ही रहता है। इसका बाप और मेरा बाप बचपन में इकट्ठे खेला करते थे पाकिस्तान में, बंटवारे से पहले। फिर दोनों ने एक साथ ही रामपुर में आकर एक ही गली में अपना अपना मकान बना लिया। मेरा और बसंते का बचपन एक साथ ही बीता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जगदीश लाल दांत फाड़ कर बोला। हरिपुर में जमींदार के साथ काम करता था। जहां भी दादागिरी दिखानी होती थी, जमींदार के इशारे पर दिखा देता। बुरा तो ये हो गया कि किसी ने जमींदार की हत्या कर दी। दुश्मनी का मामला है सारा। इसे भी हरिपुर से खिसक आना पड़ा कि कोई इसे भी ठिकाने न लगा दे। यार है मेरा। इधर इसके लिए कोई काम धंधा देखूंगा। मेरा विश्वास ही है। सुबह ही हरिपुर से आया है। देवराज चांद ने बसंते को सिर से पांव तक देखा। इसे यहां से चलता करो, जगमोहन बोला। अभी? हाँ। क्या कहते हो? जगदीश लाल दांत फाड़े के उठा। भला परदेश में कहाँ जाएगा? पूरी तरह मेरा विश्वास ही है। इधर की बात उधर नहीं जाएगी, जैसे मुझ पर तुम भरोसा कर रहे हो। जगमोहन ने बसंते को देखा। नाम क्या है तेरा?
बसंता, हरिपुर से कब आया? सुबह। कैसे आया? पहले गाड़ी से, फिर बस से। बसंता अपनी तरफ से नर्म स्वर में कह रहा था, लेकिन आवाज उसकी तीखी थी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। इसके सामने बात करना ठीक नहीं है, जगमोहन ने कहना चाहा। जगदीश लाल के भरोसे का आदमी है तो हमें क्या? देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। हमने तो आज रात ही काम करके निकल जाना है, हमें इसकी मौजूदगी से भला क्या एतराज होगा? जगदीश लाल ने फौरन सहमति में सिर हिलाया, जैसे देवराज चौहान ने ये शब्द उसे कहे हों। जगमोहन होंठ सिकोड़ कर रह गया। वहां की क्या पोजीशन है? देवराज चौहान ने पूछा। परसों ही वहां गया था, बोला जगदीश लाल। सब ठीक है। रात जाना है वहां? हाँ। जगदीश लाल का चेहरा खिल उठा। जा बसंते, बढ़िया सी चाय बना, मौसम ठंडा हो रहा है। बसंता उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। इसे भी साथ ले चलेंगे? जगदीश लाल कह उठा। बसंते को? जगमोहन के होंठों से निकला। क्यों? साथ रहेगा तो पहरेदार का काम कर लेगा, माल उठाने के लिए मजदूर का काम करेगा, तनख्वाह भी नहीं लेगा, कहकर हंस पड़ा जगदीश लाल। देवराज चौहान और जगमोहन को बसंते के चलने पर भला क्या ऐतराज हो सकता था? अगला दृश्य। रात के 10 से ऊपर का वक्त हो रहा था। हल्की बूंदाबांदी जारी थी। मौसम ठंडा हो गया था। शाम से बरसात जारी थी। सड़कों पर पानी इकट्ठा नहीं था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में गीली सड़कें रह रह कर चमक मार रही थी। जोगिंदर नगर की सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही गुजरते नजर आते। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी। कभी कभार बादलों की गर्जना भी कान में पड़ जाती। वो पुरानी सेंट्रो कार थी जो 40 की स्पीड पर गीली सड़क पर आगे बढ़ रही थी। जगदीश लाल चला रहा था उसे और बगल वाली सीट पर बसंता बैठा था। पीछे वाली सीट पर देवराज चौहान और जगमोहन बैठे थे। आधा घंटा हो गया था उनकी कार को आगे बढ़ते। इसे मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? जगमोहन ने एकाएक पूछा। सब पता है बसंते को, यार है मेरा, जगदीश लाल कहकर हौले से हंसा। ये तेरे को बाद में लूट लेगा, जान से मार देगा। मेरे साथ ये कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकता। पैसा सामने हो तो सब कुछ होता चला जाता है। अब बसंता ऐसा नहीं है, जगदीश लाल विश्वास भरे स्वर में कह उठा। भाड़ में जा, जगमोहन बड़बड़ा कर रह गया। 15 मिनट बाद उनकी कार बंगलों के पीछे वाली लेन में एक बंगले की दीवार के पास जा रुकी। हेडलाइट जगदीश लाल ने पहले ही बंद कर दी थी। अब इंजन बंद किया। पहुंच गए? जगमोहन ने पूछा। हाँ, जगदीश लाल हौले से बोला। निकलो। चारों ने आहिस्ता से दरवाजे खोले, बाहर निकले। दरवाजे बंद कर दिए। बरसात का मौसम था। दरवाजे खिड़कियां बंद करके लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे। कार की आवाज किसी को सुनाई न दी। पीछे वाली लेन में अंधेरा था जहां कार रोकी गई थी। हम वहीं से भीतर जाएंगे जहां से उस दिन बाहर निकले थे, देवराज चौहान ने कहा। हम उस तरफ ही पहुंच रहे हैं, जगदीश लाल बोला। उस खिड़की की सिटकनी खराब है। वो खिड़की खोलकर हम आसानी से भीतर प्रवेश कर सकते हैं। बंगला ताला बंद है और सुनसान है। बाहर आने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। 80 करोड़ के साथ, जगमोहन ने टोका। हाँ हाँ, जगदीश लाल फौरन कह उठा। खाली हाथ थोड़े ना बाहर निकलेंगे। उसके बाद वो चारों एक एक करके बंगले की दीवार फलांगने लगे। चंद पलों में ही वो भीतर चारदीवारी के पास बेकार पड़े लॉन में खड़े थे। रिमझिम बरसात हो रही थी।
वो तेजी से आगे बढ़े और बंगले के निचले हिस्से में बंद पड़ी खिड़की के पास पहुंचे। ये तो बंद है, बसंता बोला। देखने में बंद लगती है, वैसे खुली है। इसकी सटकनी खराब है, जगदीश लाल ने कहा। तभी जगमोहन ने हाथ बढ़ाकर खिड़की के पल्लों को बाहर खींचा तो वो खुल गए। सामने लोहे की ग्रिल लगी नजर आई। इसमें तो ग्रिल लगी है, हम भीतर नहीं जा सकते, बसंता कह उठा। इस ग्रिल में पेच नहीं लगे, हमने निकाल रखे हैं। इसे जाते वक्त यूं ही फंसा गए थे। कहने के साथ ही जगदीश लाल ने ग्रिल को दोनों हाथों से पकड़कर बाहर की तरफ खींचा तो लोहे की ग्रिल बाहर की तरफ आ गई। बसंते ने फौरन उस भारी ग्रिल को हाथ लगाकर सहारा दिया और पास ही नीचे रख दिया। उसके बाद एक के बाद एक वो उछलकर खुली खिड़की से भीतर प्रवेश हुए। अंत में जगमोहन भीतर आया और पलटकर उसने खिड़की के दोनों पल्ले बंद कर लिए। ये छोटा सा कमरा था। वो कमरे से बाहर निकले और बहुत बड़े खुले हॉल में आ निकले। यहाँ के सारे रास्ते उन्हें मालूम थे। कई घंटे वो पहले भी यहाँ बिता चुके थे। एकाएक देवराज चौहान ठटका। उसकी आंखें सिकुड़ी। सामने की तरफ से स्ट्रीट लाइट की मध्यम सी रोशनी के अलावा बंगले में कई जगह और भी रोशनी होती नजर आ रही थी। उस हाल में कई जगह पैक सामान पड़ा नजर आ रहा था। यहाँ कोई है, जगमोहन ने हौले से कहा। बंगला तो खाली था, जगदीश लाल के होठों से निकला। अब आ गया होगा कोई यहाँ। परसों तक तो कोई नहीं था। परसों के बाद कोई यहाँ आया होगा। वो चारों मध्यम सी रोशनी में खड़े थे। हमारा 80 करोड़, जगदीश लाल घबरा कर बोला। वो सलामत तो होगा? क्या पता, जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। बसंता बारी बारी उन्हें देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। तुम क्या कहते हो? जगदीश लाल ने देवराज चौहान की बांह पकड़ ली। देवराज चौहान ने बांह से उसका हाथ हटाया और कह उठा। हो सकता है यहां रहने वालों के हाथ वो पैसा लग गया हो। मैं उसकी गर्दन काटकर पैसा वसूल कर लूंगा, जगदीश लाल तेज स्वर में कह उठा। अगर हमें खून खराबा करना होता तो हम पहले ही कर देते और निकल जाते। यहां पैसा रखने की जरूरत नहीं थी, देवराज चौहान ने कहा। बिना वजह खून खराबा नहीं करना है। बिना वजह? जगदीश लाल भड़का। कोई हमारे 80 करोड़ दबा ले और तुम कहते हो कि क्या पता वो पैसे वहीं रखे हों, देवराज चौहान ने कहा। जगदीश लाल कुछ न कह सका। धीरे बोलो, जगमोहन ने जगदीश लाल से कहा। ऊंची आवाज कोई सुन लेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा वहीं पर हो? जगदीश लाल ने जगमोहन से पूछा। कुछ भी हो सकता है पैसा जिसके हाथ लगा हो वो यहां से मीलों दूर बैठा मजे ले रहा हो। जिंदगी में मैं कभी भी पैसे के मजे नहीं ले पाया। जगदीश लाल ने लंबी सांस ली। हमें देखना चाहिए कि बंगले में कौन लोग हैं, देवराज चौहान बोला। मैं देख कर आता हूं, कहने के साथ ही बसंते ने कदम आगे बढ़ाया। कहाँ जाता है? यहीं रुक, जगमोहन बोला। बसंता ठिठका, उसे देखा। तू यहीं रह, जगमोहन ने कहा। मैं देख कर आता हूं। इसके साथ ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। विकास मोदी और उसका बेटा टोनी डिनर से फुर्सत पा चुके थे। अभी अभी टोनी आइसक्रीम खाकर हटा था और सोचों में डूबा विकास मोदी कॉफी के घूंट भर रहा था। सारा सामान उन्होंने रेस्टोरेंट फोन करके मंगवाया था। बंगले में सिर्फ वही दोनों थे, कोई नौकर नहीं था। यूं उनके पास कई लोग थे। वो सफल बिजनेसमैन था, परंतु किसी को भी पास में रुकने को नहीं कहा था। बाप बेटा ही थे वहां। क्या सोच रहे हो पापा? तुम्हारी माँ के बारे में सोच रहा हूं,
विकास मोदी शांत ढंग से मुस्कुरा कर बोला। छोड़ो पापा। टोनी ने सिर को झटका दिया। वहां की अपनी दुनिया है। परिवार से उन्हें कोई मतलब नहीं। वो फिल्मों के लिए जिंदा हैं और फिल्मों के लिए मरेंगी। उनके रिश्ते उसी दुनिया के हैं। वो इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन तुम बड़े हो गए हो। अब उसे संभल जाना चाहिए था। आदतें कभी नहीं सुधरती, रंग दिखाती रहती हैं। विकास मोदी ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। कल मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ, तुम्हें अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं सोने जा रहा हूं, सुबह स्कूल के लिए उठना है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। विकास मोदी मुस्कुराया। टोनी कमरे से निकल गया। यह तीसरी मंजिल का छोटा सा कमरा था जो बैठक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। विकास मोदी ने कॉफी का घूंट भरा। तभी मोबाइल फोन की बेल बजी। स्क्रीन पर नंबर देखकर समझ गया कि उधर उसकी पत्नी रीना मोदी है। कहो। विकास मोदी ने फोन पर बात की। मुझे नींद नहीं आ रही। रीना मोदी का धीमा स्वर कानों में पड़ा। वो आशिक कहाँ? बकवास मत करो, वो मेरा कुछ नहीं लगता। रीना मोदी का झल्लाहट भरा स्वर कानों में पड़ा। मैं कोई भी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे फोन मत किया करो। चंद पलों की खामोशी के बाद रीना मोदी की आवाज आई। जब तक मेरा बेटा तुम्हारे पास है मैं फोन करूंगी, और तुम्हें मुझसे बात करानी पड़ेगी। टोनी मेरा भी बेटा है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कैसा है टोनी? खुश है। मेरी बात कराओ। वो सोने जा चुका है, सुबह स्कूल जाना है उसने। अब मैं फोन बंद। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। सोच रही हूं तुम्हें तलाक ना दूं। तुम्हारे साथ रहने का मेरा इरादा अब कभी नहीं बनेगा। परवाह नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि तुम या मेरा बेटा मुझे गलत ना समझो। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं। ये फिल्मी दुनिया है। यहाँ तो बिना वजह एक का नाम दूसरे के साथ जुड़ता रहता है। मुझे खबर नहीं होती कि मुझे खबर नहीं होती कि मुझे किसी से प्यार हो गया है या मैंने किसी के साथ डिनर लिया है। ये बातें मुझे भी खबरों से ही पता चलती हैं। सब झूठ होता है विकास। विकास मोदी के होंठों पर मुस्कान उभरी। तुम ये सब मुझे क्यों बता? मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। टोनी से बात करनी हो तो कल बात कर लेना। विकास मोदी ने कहकर फोन बंद किया और उखड़े अंदाज में उठ खड़ा हुआ। बड़बड़ाया, यह बेवकूफ समझती है। विकास मोदी ने बगल के कमरे में जाकर टोनी को देखा। वो गहरी नींद में था। फिर वो साथ के ही अपने बेडरूम में पहुंचा। चेहरे पर सोचों के भाव थे। वो बेड पर बैठा, परंतु मन ठीक न होने की वजह से वो उठा और चहलकदमी करने लगा। बड़ी लाइट बंद करके छोटी लाइट जला ली थी। उसने घड़ी में वक्त देखा। रात के 11 से ऊपर का वक्त हो रहा था। अब मुझे सो जाना चाहिए, उसने सोचा। विकास मोदी बगल के रूम में पहुंचा, जहां टीवी स्क्रीनें लगी हुई थी। उनकी संख्या कुल 8 थी। वो सब रोशन थी। वहां से पूरे बंगले पर नजर रखी जा सकती थी। ऐसी ही 8 स्क्रीनें उस खास कमरे में फिट थी, जो कि स्टील का कमरा था। यहाँ से सारे सिस्टम एक्सपर्ट को बुलाकर आज सुबह ही चालू करा लिए गए थे। विकास मोदी ने यूं ही सरसरी निगाह स्क्रीनों पर मारी। फिर वो पलटने ही जा रहा था कि ठिठक गया। उसकी आंखें अजीब से अंदाज में सिकुड़ी, फिर फैल गई। एक स्क्रीन पर नीचे के हॉल के एक स्क्रीन पर नीचे के हॉल के उस हिस्से के दृश्य नजर आ रहा था जहां देवराज चौहान, जगदीश लाल और बसंता खड़े थे। कौन है ये लोग? बंगले में कैसे आ गए? उसी पल उसकी निगाह अन्य स्क्रीन पर थी। वहां जगमोहन नजर आ रहा था, जो कि धीरे धीरे सावधानी के अंदाज में सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ रहा था। विकास मोदी की आंखें फैल गई। चोर!
बंगले में चोर घुस आए हैं। तभी विकास मोदी ने जगदीश लाल को देखा, जो कि जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी मैगजीन चेक कर रहा था। वो सतर्क हो उठा। खतरनाक चोर हैं ये, रिवॉल्वर भी रखते हैं। विकास मोदी उसी क्षण पलटकर भागते हुए बाहर निकला और टोनी के कमरे में पहुंचा। टोनी, टोनी, विकास मोदी धीमे किंतु घबराए स्वर में कह उठा। टोनी गहरी नींद में था। टोनी। पास पहुंचकर विकास मोदी ने उसे हिलाया, परंतु दिन भर के थके टोनी की नींद नहीं टूटी। विकास मोदी ने दांत भींचे टोनी को जोरों से झंझोड़ा। टोनी की जरा सी आंख खुली, नींद के नशे में डूबी आंखें। सोने दो पापा, वो बड़बड़ाया। टोनी उठ, विकास मोदी भिजे स्वर में बोला। चोर आ गए हैं। क्या? टोनी अभी भी नहीं समझा। चोर, उनके पास रिवॉल्वर है, वो हमें मार भी सकते हैं। टोनी की आंखें पूरी खुल गई। चोर? कहां? किधर? बंगले में। टोनी उसी पल फुर्ती से छलांग मारकर बेड से उतरा। मैं अभी उन्हें भगाता हूं। वो पागल मत बन, वो मामूली नहीं लगते। उनके पास रिवॉल्वर भी है, वो खतरनाक है। ओह, भाग उस कमरे में। स्टील वाले में? जल्दी कर बेवकूफ। विकास मोदी ने उसकी कलाई पकड़ी। दोनों दरवाजे की तरफ भागे। 4 कदमों के बाद ही वो ठिठके। दरवाजे पर जगमोहन खड़ा दिखा। उनकी नजरें मिली। जगमोहन उनके चेहरे देखते ही समझ गया कि इन्हें उनकी मौजूदगी की जानकारी हो चुकी है। वो कुछ कहने ही लगा कि विकास मोदी टोनी की कलाई छोड़कर सांड की तरह दौड़ा और अपने सिर को जगमोहन के पेट में दे मारा। जगमोहन को ऐसा कुछ होने की आशा नहीं थी। उसके दोनों पांव उखड़े और पीठ के बल गिरता कमरे के बाहर गैलरी में लुढ़कता चला गया। ये सारा नजारा नीचे खड़े देवराज चौहान, जगदीश लाल और बसंता ने भी देखा। जगमोहन, देवराज चौहान की आवाज गूंजी। क्या हुआ? जगमोहन संभल भी न पाया कि टोनी उसके पास पहुंचा और कूले पर जोरदार ठोकर मारी। जगमोहन ने टोनी की टांग पकड़नी चाही, परंतु सफलता नहीं मिली। टोनी पीछे हट हट चुका था। गड़बड़ है, नीचे से बसंता की तेज आवाज आई। इसके साथ ही नीचे से भागते कदमों की आवाज आई, लेकिन तीसरी मंजिल तक सीढ़ियां तय करके आने में उन्हें वक्त लगना था। पापा, टोनी चीखा, वो ऊपर आ रहे हैं। उसी कमरे में चलो। तब तक जगमोहन संभल चुका था। उसने उठना चाहा कि तभी विकास मोदी ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर जोरों से धक्का दिया तो वो पुनः फर्श पर जा लुढ़का। भाग टोनी, विकास मोदी चीखा। वो दोनों भागे। कदमों की आवाज गूंजी। 50 कदमों की दूरी पर वो कमरा था। दरवाजा उसका खुला था। तीर की भांति वो दोनों भीतर प्रवेश करते चले गए। विकास मोदी ने वो बटन दबाया तो स्टील की मोटी चादर दरवाजे के रूप में स्लाइडिंग की तरह प्रवेश द्वार पर खिसक कर आ ठहरी। विकास मोदी और टोनी गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों की नजरें मिली। सब ठीक है पापा? टोनी ने पूछा। विकास मोदी ने गहरी सांसें लेते हुए सिर हिलाया। वो यहां तो नहीं आ सकते। उनका यहां आना इतना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो यहां नहीं आ सकते। क्या वो खतरनाक हैं? हाँ, उनके पास रिवॉल्वर है। साधारण चोर होते तो उनके पास रिवॉल्वर ना होती। क्या मुसीबत है? टोनी ने गहरी सांस ली। नए घर में पहली रात है और ये हाल है। पापा, मेरे ख्याल में तो आपने जल्दी कर दी इस बंगले को खरीदने में। विकास मोदी के होंठों पर मुस्कान उभरी। इस तरह चोरों का आ जाना सिर्फ इत्तेफाक ही है। मैं तो सुबह स्कूल नहीं जा पाऊंगा पापा। ये चोर अब क्या करेंगे? चोरी करके चले जाएंगे, फिर हम बाहर निकलेंगे। दोनों कुछ पल खामोश रहे। वो अब क्या कर रहे होंगे? विकास मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर ऐसा खास कमरा यहां ना होता तो हम क्या करते? टोनी बोला। हाँ, इस कमरे का होना हमारे लिए अच्छा रहा। तुम उन पर ध्यान दो। विकास मोदी की निगाह सामने मौजूद टीवी सर्किट पर जा टिकी। अगर वो चालू होते हैं तो हम उनकी हरकतें देख सकते हैं।
टोनी ने टीवी स्क्रीन और कंट्रोल बोर्ड को देखा। ये सिस्टम तो मैं अभी चालू कर देता हूं पापा। टोनी के कदम बोर्ड की तरफ उठ गए। अगला दृश्य। देवराज चौहान, जगदीश लाल और बसंता एक साथ ही जगमोहन के पास पहुंचे। जगमोहन तब तक उठकर खड़ा हो चुका था। क्या हुआ? बसंते ने पूछा। वो बाप बेटा घबरा गए थे, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे देखते ही वो मुझ पर झपट पड़े। कौन है वो? जगदीश लाल के होंठों से निकला। मुझे क्या पता, मैं तो उन्हें ठीक तरह से देख भी नहीं पाया। किधर है? जगदीश लाल ने नजरें घुमाई। वो उधर। जगमोहन ने एक तरफ देखा और इशारा किया। वो, देवराज चांद कहते ही उधर बढ़ा। उस कमरे में बंद हो गए होंगे। जगदीश लाल ने बसंते को देखा। आमखा का झंझट पैदा हो गया। तू तो कहता था कि यहां से नोट उठाकर लाने हैं, बसंता बोला। मुझे क्या पता कि यहां। इस खाली बंगले पर नजर रखना तेरी जिम्मेदारी थी, जगमोहन बोला। मैं पूरी नजर रख रहा था, परसों तक यह बंगला खाली और बंद था, जगदीश लाल बोला। तेरा मतलब कि कल इस बंगले में ये लोग आए हैं? कल ही आए होंगे, अब मैं क्या कहूं। हर समय बंगले के बाहर तो टिका नहीं था मैं। आओ उधर देखें, जगमोहन ने कहा और आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने दरवाजे को चेक किया। स्टील की मोटी परत किले की मजबूत दीवार की तरह खड़ी थी। उसका बाहरी शीशे की दीवार वाला ताला खुला पड़ा था और शांति छाई हुई थी वहां। हेलो। देवराज चौहान ने दरवाजा थपथपा कर पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मालूम नहीं उसकी आवाज भीतर सुनी भी गई थी या नहीं। जगमोहन, बसंता और जगदीश लाल वहां आ पहुंचे। वो भीतर है? जगदीश लाल ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उन्होंने खुद को भीतर बंद कर लिया है, जगदीश लाल बोला। यानी वो स्टील के कमरे का महत्व जानते हैं? महत्व क्यों नहीं पता होगा? जगमोहन ने मुंह बनाया। वो इस बंगले में रह रहे हैं। हमारे लिए तो मुसीबत आ गई। तुमने कैसे सोच लिया कि यहां आओगे और रखे 80 करोड़ के नोट लेकर चलते बनोगे? जगमोहन ने तीखी नजरों से जगदीश लाल को देखा। इस धंधे में कभी भी कैसी भी मुसीबत सामने आ सकती है। हर तरह के हालातों के लिए तैयार रहना पड़ता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जगदीश लाल मुंह बनाकर रह गया। बाहर बादल गर्जना की तेज आवाजें बाहर बादलों की गर्जना की तेज आवाजें उनके कानों में पड़ी। बसंत आगे बढ़ा और कंधे की चोट स्टील के दरवाजे पर मारी। दरवाजे ने कहाँ हिलना था। अपना कंधा संभाल, जगदीश लाल उखड़े स्वर में बोला। ये स्टील का मजबूत दरवाजा है। ये खुलता कैसे है? भीतर से ही खुलता और बंद होता है, बाहर से इसका कंट्रोल नहीं है, जगदीश लाल ने कहा। हमारी आवाज भीतर नहीं जाती क्या? जगमोहन ने उसे देखा। मैं क्या कह सकता हूं? मेरे ख्याल से हमारी आवाज भीतर नहीं जाएगी, देवराज चांद बोला। भीतर कैमरों का कंट्रोल सिस्टम है। बंगले में हर मुनासिब जगह कैमरे लगे हैं, जगदीश लाल बोला। इस कमरे में बंद रहकर वो हमें देख रहे होंगे। शायद शायद सुन भी रहे होंगे। यहां कहाँ कैमरा है? जगमोहन ने आसपास की दीवारों में देखा। इधर कैमरा के लगे होने का आभास नहीं हुआ उन्हें। यहां से हटो, देवराज चौहान बोला। हमें कैमरे के सामने खड़े हो जाना चाहिए जहां से वो हमें देख सकें। हो सके तो हम उनसे बात भी कर सकें। हम यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। वो शायद हमसे डर गए हैं। अगला दृश्य। विकास मोदी और टोनी की निगाह स्क्रीन पर थी। वो उन्हें देख ही नहीं, सुन भी रहे थे। विकास मोदी के होंठ भिजे भिजे हुए थे। फंस गए पापा? टोनी ने उसे देखा। लगता तो ऐसा ही है। मुझे ये चोर नहीं लगते। कुछ और ही मामला है। कैसा मामला? पता नहीं।
देखते हैं। ये लोग करोड़ों के नोटों की बात कर रहे थे। आप कुछ समझे पापा? हाँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, विकास मोदी ने कहा। स्क्रीन पर उन्हें देखते हुए सोच भरे स्वर में कहा, बंगला बहुत समय से खाली पड़ा था। कहीं ये लोग खाली बंगले में डेरा जमाए तो नहीं थे? ये भी हो सकता है पापा, लेकिन जो भी हो सिरदर्दी तो हमारी है, टोनी गंभीर स्वर में बोला। ये तो अच्छा हुआ कि जगह थी हमारे छिपने के लिए, वरना ये तो हमें मार देते। विकास मोदी ने स्क्रीन पर से नजरें हटाई और उस कमरे में देखा। वहां कबाड़ जैसा सामान पड़ा था। डिब्बों का एक तरफ ढेर लगा हुआ था और भी जाने क्या क्या सामान था। पापा, वो एक कैमरे के सामने इकट्ठे हो गए हैं, कैमरे को ही देख रहे हैं। विकास मोदी ने गर्दन घुमाकर स्क्रीनों की तरफ देखा। एक स्क्रीन पर वो स्पष्ट नजर आ रहे थे। तभी देवराज चौहान उन्हें बोलता दिखा। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। क्या तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? पापा, वो हमसे बात कर रहे हैं, टोनी कह उठा। सुन रहा हूं मैं, विकास मोदी दांत भींच कर बोला। बात करो उनसे। इन लोगों से मैं क्या बात करूं? आप ये तो पूछ सकते हैं कि ये यहां पर क्यों आए हैं, टोनी ने कहा। ये पूछने की जरूरत नहीं, रिवॉल्वर के साथ ये दोस्ती करने तो आए नहीं होंगे। ये पक्का है कि इनके पास रिवॉल्वर थी? टोनी ने विकास मोदी को देखा। हाँ, मैंने देखी थी। देवराज चांद की आवाज पुनः कानों में पड़ी। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? विकास मोदी चुप रहा। साला बहरा होगा, जगदीश लाल कह उठा। दोनों ही तो बहरे नहीं होंगे, एक तो सुन सकता होगा, बसंता बोला। क्या पता खानदानी बहरों का हो, टोनी उखड़े स्वर में कह उठा। सुना पापा, वो हमें बहरा कह रहे हैं। वो बहुत कुछ कहेंगे, सुनते रहो, विकास मोदी बोला। इन लोगों की बात का गुस्सा करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बाहर निकलकर हम इनसे बातचीत नहीं कर सकते, जबकि ये चाहते हैं कि हम बाहर निकले। पापा, टोनी की आंखें एकाएक सिकुड़ गई। वो क्यों चाहते हैं कि हम बाहर निकलें? विकास मोदी ने गर्दन घुमाई और टोनी को देखने लगा। टोनी ने भी उसे देखा। सारा बंगला इनके सामने है, हमारा कीमती सामान भी, फिर भी ये हमसे क्या चाहते हैं? इन्हें जो चाहिए वो लें और चले जाएं। हमें कमरे से बाहर निकालकर तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोई बात तो है ही। विकास मोदी की निगाह पुनः स्क्रीन पर जा टिकी। तभी जगमोहन की आवाज उन्हें सुनाई दी। मेरे ख्याल में वो हमारी बातें नहीं सुन रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देवराज चांद ने उसे देखकर सिर हिलाया। फिर इंतजार करना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता सोचना पड़ेगा कि उन्हें वहां से बाहर निकालें। उन्हें स्क्रीन पर देखता सुनता टोनी कह उठा। पापा, माइक ऑन करूं? आप उनसे बात करिए, पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। नहीं, विकास मोदी ने गंभीर स्वर में कहा। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हें देखो। मुझे नींद आ रही है, टोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। सो जाओ, उधर बाथरूम है, हमें दिक्कत नहीं होगी यहां। अगला दृश्य। अब क्या करें? जगदीश लाल ने देवराज चौहान को देखा। तसल्ली रखो, देवराज चौहान कोई जादूगर तो है नहीं कि एकदम हल निकाल लेगा, जगमोहन ने कहा। कुछ देर ठहर, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। जगदीश लाल ने पास खड़े बसंता को देखा। मुंह क्यों लटक गया तेरा? बसंत ने पूछा। गड़बड़ हो गई, तेरे को दिखता नहीं क्या? जगदीश लाल झल्लाया। तो क्या रात यहीं बितानी पड़ेगी? लगता तो ऐसा ही है। तूने कहा था कि आना जाना ही करना है। अब मैं क्या कहूं? जगदीश लाल ने तीखे स्वर में कहा। परसों तक तो बंगला खाली था, कल आज के दिन में यहां आकर वो बाप बेटा टिक गए और गड़बड़ हो गई। तेरे को ध्यान रखना चाहिए था।
जगमोहन ने टोका। तो क्या मैं इस बंगले के बाहर तंबू लगाकर इधर नजर रखता? 80 करोड़ का मामला है, तंबू लगा लेना चाहिए था तुम्हें। जगदीश लाल होंठ भींच कर रह गया। तभी देवराज चौहान बोला, उस कमरे के दरवाजे के बाहर भी किसी को रहना चाहिए। वो लोग यहां से बाहर निकलने की चेष्टा कर सकते हैं, यहां से बाहर निकल जाने की कोशिश कर सकते हैं। यहां से निकलकर उन्होंने पुलिस को यहां भेज दिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बसंते, जगदीश लाल बोला, तू उस दरवाजे के बाहर जाकर जम जा। बसंता फौरन उस तरफ बढ़ गया। वहां जाकर सो मत जाना, जगमोहन ने कहा। चिंता मत करो, मैं भी इसके पास ही जा रहा हूं, जगदीश लाल बोला। तो यहां क्यों रुका तू? उधर, ये कहने के लिए कि 80 करोड़ को पाने के लिए कुछ कर नहीं रहा? जगमोहन कुड़कर बोला। ज्यादा कर, आखिर हम कब तक यहां रह सकते हैं? दिन में इन लोगों की पहचान वाला कोई भी आ सकता है। जरा सी चूक हो गई तो समझ जा कितना बड़ा नुकसान होगा। जगमोहन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया? ऐसी बुरी बातें मुंह से मत निकाल, दफा हो जा। जगदीश लाल होंठ भींचे वहां से चला गया। अगला दृश्य। टोनी एक तरफ फर्श पर लेटा था। विकास मोदी पास ही दीवार पर टेक लगाकर बैठा था। वहां तेज रोशनी का बल्ब रोशन था। कुछ फीट दूर मौजूद स्क्रीनों पर बार बार उसकी नजर चली जाती। एक एक करके दो को मोदी ने वहां से हटते देखा। फिर वो अन्य स्क्रीन पर दिखाई दिए। उसने उसने महसूस किया कि वो इसी कमरे के दरवाजे के बाहर आ टिके हैं। जगमोहन और देवराज चौहान को उसने दूसरी स्क्रीन पर देखा। पापा, टोनी ने करवट लेकर आंखें खोलते हुए विकास मोदी को देखा। वो प्रॉपर्टी डीलर दीवान बता रहा था कि इस कमरे में फोन है जिसका कनेक्शन बंगले के फोन से नहीं है। हम पुलिस को फोन चालू कराने का हमें वक्त नहीं मिला। ओह, अगर इस मुसीबत वाले वक्त का पता होता तो मैं सबसे पहला काम यहाँ के फोन को ही चालू कराने का करता। टोनी कुछ पल विकास मोदी को देखता रहा। आपका मोबाइल फोन भी नहीं है? वो बेडरूम में रह गया। बुरा हुआ, टोनी ने कहा और पुनः करवट लेकर आंखें बंद कर दी। विकास मोदी ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके सिर पर फेरा। तुम घबरा तो नहीं रहे टोनी? नहीं, मैं आपका बहादुर बेटा हूं, डरना नहीं सीखा मैंने। टोनी ने उसी तरह पड़े हुए कहा। मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि चोरों ने मेरी नींद खराब कर दी। दिन भर तो घर का सामान सेट करने में लग गया। विकास मोदी ने उसका सिर हौले से थपथपा कर कहा, दो लोग इस कमरे के बाहर पहरा दे रहे हैं। टोनी ने फौरन करवट लेकर स्क्रीनों की तरफ देखा। कुछ पल चुप्पी में बीते। हैरानी है कि दो इस कमरे के बाहर आ जमे हैं और दो उधर हॉल में। ये यहाँ चोरी करने आए हैं तो करें। टोनी कहते कहते ठिठका। पापा, ये हमसे कुछ चाहते हैं। हमसे? आपसे, मेरे से। मैं तो बच्चा हूं, टोनी गंभीर स्वर में बोला। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। मेरे ख्याल में ये आपकी जान लेने आए हैं। विकास मोदी ने दांत भींच लिए। चोरी करने आए होते तो करके चले जाते, लेकिन ये यहीं जमे हैं और हमारे इंतजार में बाहर जमे हैं। मेरे ख्याल में ये आपके दुश्मन हैं, आपकी जान लेने आए हैं। विकास मोदी ने दोनों स्क्रीनों पर नजर आ रहे चोरों को देखा। लेकिन मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। किराए के हत्यारे होंगे, नोट लेकर आपको मारने आए होंगे। किराए के हत्यारे, वो भी चार चार। आपको खत्म करने का पक्का इंतजाम करके किसी ने चार चार को भेजा होगा। कौन है आपका दुश्मन? मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो मेरी जान लेने के लिए मरा जा रहा हो। टोनी एकाएक उठ बैठा। वो गंभीर नजर आने लगा था। एक बात कहूं पापा? हाँ।
ये काम मम्मी का किया हो सकता है। विकास मोदी ने टोनी को देखा, फिर धीमे स्वर में कह उठा, रीना इस हद तक नहीं गिर सकती। मम्मी ऐसा कर सकती हैं। वो इसी वो किसी और को चाहने लगी हैं, उससे शादी भी करना। मैं उसे तलाक दे तो रहा हूं। टोनी गंभीर निगाहों से विकास मोदी को देखता रहा। फिर भी पापा, मम्मा ऐसा कर सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो किस हद तक क्या कर सकती है, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। विकास मोदी ने दृढ़ स्वर में कहा। टोनी ने कुछ नहीं कहा। वो लेटा और करवट ले ली। रात सरकने लगी। अगला दृश्य। रात के 3 बज रहे थे। देवराज चौहान अभी भी जगदीश लाल और बसंते के पास से चक्कर लगाकर लौटा था। दोनों मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था बंगले पर। जगमोहन फर्श पर लेटा हुआ था। देवराज चौहान पास आकर बैठ गया। क्या ख्याल है, वो बाप बेटा नींद ले रहे होंगे? जगमोहन ने पूछा। ऐसे वक्त में उन्हें शायद ही नींद आए, देवराज चौहान ने कहा। वो हमें देखकर डर गए थे। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अगर मुझे 1 मिनट और ना देख पाते तो ठीक रहता। उनमें से एक पर मैं काबू पा लेता, लेकिन वो मुझसे पहले सतर्क हो गए और मुझ पर झपट पड़े। देवराज चौहान गहरी सोच में था। क्या ख्याल है, अब क्या होगा? जब तक उनसे बात नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बात कैसे होगी, ये सोचना पड़ेगा। देवराज चांद ने कैमरे की तरफ देखा जो दीवार में फिट था। इन्हें सबसे पहले यह समझाना है कि हम इनका हित करने नहीं आए। वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, जगमोहन ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। 80 करोड़ की दौलत का मामला है। हम यहां से जा भी नहीं सकते। कुछ चुप रहकर देवराज चौहान बोला। सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि इस बंगले में रहने वाले कौन हैं। इससे क्या होगा? इनकी खास पहचान वालों को तलाश करेंगे। उन्हें समझाएंगे कि असल मामला क्या है। वो भीतर मौजूद बाप बेटों को समझाकर उस कमरे से बाहर निकालेंगे, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन एकाएक उठ बैठा। कहीं भीतर बाप बेटे को पता तो नहीं चल गया कि 80 करोड़? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं? देवराज चौहान कह उठा। ये रात बीत रही है। हम कब तक यहां रह सकेंगे? सुबह कोई भी यहां आ सकता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ दूरी पर स्टूल पड़ा था। देवराज चौहान स्टूल को पास सरका कर पहुंचा और टेक लगा ली। जगमोहन पुनः लेट गया। पूरे बंगले में गहरी खामोशी उभरी हुई थी। कहीं से कोई आहट नहीं आ रही थी। बाहर कहीं से रात को पहरा दे रहे चौकीदार की सीटी की आवाज कभी कभार कानों में पड़ जाती। देवराज चांद की सोचें 15 दिन पहले के वक्त में जा पहुंची, जब इस डकैती का प्रोग्राम बना था। जगमोहन को जगदीश लाल मिला। जगदीश लाल ने अपनी योजना उसे बताई और जगमोहन ने उसे। जगदीश लाल बहुत तगड़े माल की खबर दे रहा है, जगमोहन ने आते ही कहा था। तब वो होटल में ठहरे थे। क्या कहना चाहते हो? देश का जाना माना इंडस्ट्रियलिस्ट बाबू भाई जोगिंदर नगर शिफ्ट हो रहा है। उसने यहाँ महल जैसा बंगला बनवाया है। अंदर की खबर है कि वो अपना सारा माल समेट कर जोगिंदर नगर ला रहा है। 50 करोड़ से ऊपर की दौलत है, नकदी के रूप में। बैंक वाले गुपचुप तौर पर दौलत यहाँ लाने के लिए बाबू भाई को सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि बाबू भाई ने उनसे वादा किया है कि जोगिंदर नगर में वो अपने काम धंधे उनकी बैंक ब्रांच से ही जारी रखेगा। देवराज चांद के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव उभरे। जरा खुल के बता। जगमोहन ने सिर हिलाया। 2 पल ठिठका, फिर कह उठा। जगदीश लाल ने जो मुझे बताया है वही बातें सिलसिलेवार बता रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें बताया कि बाबू भाई जैसा आदमी बैंक के साथ व्यक्तिगत तौर से मिली भगत की वजह से
80 करोड़ कैश ही बैंक के वाहन में यहाँ ला रहा है। ये काम सरकारी तौर पर नहीं हो रहा। वो 80 करोड़ बख्तरबंद सरकारी वैन में लाया जाएगा और जोगिंदर नगर की बैंक की ब्रांच में परसों शाम 6 बजे पहुंचेगा। नोटों से भरी वो वैन अगले दिन सुबह 9 बजे तक सख्त निगरानी में बैंक परिसर में ही खड़ी रहेगी। ये काम गुप्त तौर पर हो रहा है। उसी रात बाबू भाई जोगिंदर नगर आ पहुंचेगा। अगले दिन सुबह 9 बजे बैंक वैन वहां से चलेगी और बाबू भाई की फैक्ट्री में 80 करोड़ पहुंचा देगी। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कहा, यह बात मेरी समझ से बाहर है कि 80 करोड़ जैसी रकम को इस तरह नकद रखना। और जगदीश लाल ने बताया है कि बाबू भाई ने मुंबई में कई तरीके की जायदाद बेची है। ये उन्हीं की बेहिसाब रकम है जिन्हें बाबू भाई बैंक में दर्ज नहीं कराना चाहता। तो इतनी रकम को अपनी फैक्ट्री में मंगवाकर वो क्या करेगा? ये तो पागलपन जैसी बात है। वो बाबू भाई, जगमोहन ने टोका, जोगिंदर नगर में 1.25 अरब की कीमत की जमीन खरीद रहा है। जब वो 80 करोड़ उस फैक्ट्री में पहुंचेंगे तो 1 घंटे के भीतर ये पेमेंट नगद ही उसने आगे दे देनी है। देवराज चांद ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया, फिर बोला, तो हम बाबू भाई के पैसे पर हाथ डालेंगे? जगमोहन ने 2 पल देवराज चांद को देखा, फिर कह उठा, जब तक वो पैसा बैंक वैन में रहेगा उस पर बैंक वालों की जिम्मेदारी होगी। तुम्हें ये बात किसने कही? जगदीश लाल ने बताई। जगदीश लाल को उस बैंक के गनमैन ने, जिस बैंक में पैसा रात भर वैन में पड़ा रहेगा, उसने बताई। उस गनमैन के साथ यारी है जगदीश लाल की। देवराज चांद ने कस लिया। गनमैन ने जगदीश लाल से कहा था कि बैंक वाले उस पैसे की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं, क्योंकि अगले दिन सुबह फैक्ट्री में 80 करोड़ डिलीवर करने के बाद ही उस पैसे के प्रति जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगी। वैसे भी बाबू भाई बेवकूफ तो नहीं है जो बिना लिखे जिम्मेदारी के बैंक को इतनी बड़ी रकम पकड़ा देगा। तभी वहां जगदीश लाल आ पहुंचा। आ, तेरी बातें हो रही थी, जगमोहन बोला। क्या बात? जगदीश लाल बोला। बैंक वाला 80 करोड़ की बात, जगमोहन ने कहा। क्या वो पैसा बाबू भाई का है? बैंक के पास रहेगा तो बैंक की जिम्मेदारी होगी। उनकी बात समझता जगदीश लाल बोला, गैर सरकारी तौर पर बैंक ने उस 80 करोड़ की इंश्योरेंस भी करवाई है, यानी कि बाबू भाई को कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी को होगा। देवराज चौहान ने सोच भरे ढंग से जगदीश लाल को देखा। क्या देख रहे हो? सारे मामले पर गौर कर रहा हूं, देवराज चौहान बोला। मैं वो बैंक देखना चाहता हूं जहां वैन रात भर रहेगी। जगदीश लाल ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा, फिर कह उठा, अभी बैंक खुला है, क्या अभी देखोगे? हाँ। देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। अगला दृश्य। देवराज चांद और जगमोहन ने जगदीश लाल के साथ बैंक के भीतर का सारा रास्ता देखा। वो 400 गज की जगह में 2 मंजिला इमारत में बना हुआ था। उसके चारों तरफ जगह खाली थी। वो 1 मंजिला इमारत ठीक बीचों बीच में बनी हुई थी। बैंक के खुले होने के वक्त में वो जितनी जगह देख सकता था देखी। यूं वो बैंक में काम के लिए आने की व्यवस्था दिखाते रहे। दोपहर को बैंक पब्लिक के लिए बंद हुआ था। तब तक वो बैंक से बाहर आ चुके थे। तुम्हारा वो दोस्त गनमैन कैसी आदत वाला है? देवराज चौहान ने पूछा। वो वहां हरामी है, जगदीश लाल मुस्कुराया। उससे बात की जा सकती है? क्यों नहीं? कहाँ मिलेगा वो? अभी बात करके बताता हूँ, कहते हुए जगदीश लाल ने मोबाइल फोन निकाला, गनमैन से बात की, फिर फोन बंद करता कह उठा, 1 घंटे के भीतर यहीं पर आकर मिलेगा। उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। बैंक के भीतर ही वो अकाउंटेंट को अपने फेरे का हिसाब देने में व्यस्त है। वो गनमैन लगभग आधे घंटे बाद वहां आया। 35 बरस का था वो। भीम सिंह नाम था उसका। गठा शरीर, लंबा,
मूछें थी, कड़क लगता था। इस वक्त तो सादे कपड़ों में था। सिर के बाल छोटे छोटे थे। क्यों जगदीश? भीम सिंह देवराज चांद और जगमोहन पर नजर मारकर बोला। इधर किधर? यहां से निकल रहे थे, सोचा मिलता जाऊं। जगदीश लाल मुस्कुराया। अच्छा किया। भीम सिंह ने पुनः देवराज चाहन और जगमोहन पर नजर मारी। बैंक में आ जाता, कैंटीन में चाय पीते। अब तो मैं फुर्सत में ही था। काम था तेरे से? वो तो मैं समझता ही हूं। बिना काम के तो इधर देखेगा भी नहीं। ये दोनों तेरे साथ हैं? हाँ। जगदीश लाल ने देवराज चाहन और जगमोहन को दिखा। मेरे साथ ही हैं। कौन है ये? पहले कभी नहीं देखा। तू क्या सबको जानता है? नहीं। तो फिर इन्हें कैसे जानता हो सकता है? काम की बात की तरफ ध्यान दे तो बढ़िया रहेगा। बोल। तूने 80 करोड़ के बारे में बताया था। भीम सिंह डंडे की तरह सीधा हो गया। आंखें सिकुड़ी उसकी। करें उसका कुछ? पागल है क्या? भीम सिंह धीमे से कह उठा। तगड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम होगा। तू। जगदीश लाल उसकी कलाई पकड़कर भीम सिंह को 2 कदम दूर ले गया। सिक्योरिटी की तो चिंता मत कर, जगदीश लाल ने धीमे स्वर में कहा। क्यों? ये हैं तो दोनों। भीम सिंह ने पुनः देवराज चाहन और जगमोहन को देखा। ये क्या तोप हैं जो? तोप ही हैं। इनकी छोड़ तू। क्यों छोड़ दूं? सबको ये बात बताता फिर रहा है। पहले तोप के बारे में बता। जगदीश लाल ने देवराज चांद पर नजर मारी। बता, हाँ, मैं भी तो तेरी तोप देखूं। ये, जगदीश लाल आहिस्ता से बोला, देवराज चाहन है और ये जगमोहन। तो क्या ये तोप हो गए? समझा कर। मशहूर डकैती मास्टर देवराज चाहन है ये। भीम सिंह एक एक झटके में तन गया। उन दोनों पर नजर मारी। सच? हाँ। तू इन्हें कैसे जानता है? छोड़ इन बातों को। ये फुर्सत की बात है। अब तू काम की बात कर। पहले देवराज चांद से मिलवा तो दे। मिलवा दूंगा। तू। कौन सा है देवराज चांद? ब्राउन पैंट वाला। भीम सिंह ने तसल्ली भरी निगाहों से देवराज चांद को देखा। यह महसूस करके जगमोहन ने देवराज चांद से कहा। जगदीश लाल ने उसे हमारे बारे में बता दिया लगता है। देवराज चांद खामोश रहा। भीम सिंह, अब बात कर, जगदीश लाल ने कहा। क्या? भीम सिंह ने गहरी सांस लेकर जगदीश लाल को देखा। 80 करोड़ की बात। वो क्या करना चाहता है? उड़ाना है उसे। पागलपन है ये, भीम सिंह बेचैनी से बोला। देवराज चांद सब निपट लेगा। लेकिन क्यों फालतू की बात करता है? भीम सिंह ने व्याकुलता भरी निगाहों से जगदीश लाल को देखा। कुछ चुप रहने के बाद भीम सिंह ने कहा। 80 करोड़ के बारे में तेरे को बता दिया था। परसों आएगी 80 करोड़ की वैन? हाँ। कहाँ खड़ी होगी? भीम सिंह चुप रहा। उसकी सिक्योरिटी के बारे में बता। तो इरादा पक्का करके आए हो? भीम सिंह गंभीर दिखा। देवराज चांद साथ है तो परवाह किस बात की? मेरे को क्या मिलेगा? फिक्र मत कर, तेरे को फिक्र तो करनी पड़ती है। भीम सिंह बोला। बता, मेरे को क्या मिलेगा? जगदीश लाल एकाएक कुछ न कह सका। ये बात देवराज चांद से पूछ लेना। रात को हम मिलेंगे। देवराज चांद को भी ले आना। रात को? तो क्या सड़क पर खड़े होकर बात करेंगे? ठीक है। रात को कहाँ मिलना है? मेरे घर पर ही आ जाना। बीवी बच्चे तो गांव गए हैं। 8 बजे आएंगे।
आना, लेकिन याद रखना किसी भी मामले में मेरा नाम ना है। मैं तो जनता की सेवा कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं और इसका अगला भाग हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर कागजी शेर के अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।